Hi, welcome everybody. So, in our project Automotive Consumer Analytics, today we will discuss about hypothesis testing and p-value. So, these are two very important concepts which we will be taking care. So, hypothesis testing के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है इनफैक्ट। पहली हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से। H स्टैंड्स फॉर हाइपोथेसिस एंड जीरो, ठीक है। H0 का या नल हाइपोथेसिस का बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मेरे पास दो कॉलम्स हैं, ठीक है। मैंने दो कॉलम्स लिए, सपोज मेरे पास एक कॉलम है, जैसे हम आज डेमो में यूज करेंगे नेक्स्ट इंजन, ठीक है। कि मार्केट में कस्टमर्स कौन सा नेक्स्ट इंजन प्रेफर कर रहे हैं और वो लोग किस कंट्री से हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कुछ ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है कि इंडिया में लोग एक्स टाइप का इंजन प्रेफर कर रहे हैं और चाइना में लोग वाई टाइप का इंजन प्रेफर कर रहे हैं, यूएस में जेड टाइप का इंजन प्रेफर कर रहे हैं। ऐसी मेरी एक हाइपोथेसिस हो सकती है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे पास दो कॉलम्स हैं, जैसे कि मेरे पास मैंने क्रॉस टेबल बना ली या एक कंटिजेंसी टेबल बना ली कि ऑर्गेनाइज ऑल द कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ दीज कस्टमर्स अक्रॉस। जस्ट गिव मी अ ओके। सो एक नल हाइपोथेसिस हो सकती है। सिमिलरली हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकती है। सो व्हाट आई मेंट टू से कि जैसे एक हमारे पास एक कंटिजेंसी टेबल है, एक तरफ हमारे पास कॉलम्स में कंट्री हैं और हमारे पास प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन की जो भी कॉलम्स है उनके काउंट हमारे पास मेंशन्ड है, कौन सी कंट्री में क्या इंजन को प्रेफरेंस मिल रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये हो सकती है कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफर्ड इंजन के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस का मतलब है दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है इट इज नथिंग स्पेशल, इट इज जस्ट हैपनिंग, ठीक है। इट माइट बी रैंडम। H1 यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि हाँ देयर इज एविडेंस कि ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है और ऐसा सच में हो सकता है, एविडेंट है, स्टैटिस्टिकली एविडेंस हमें मिल रहा है कि कंट्री और प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इन चीजों को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से प्रूव करते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में H0 ट्रू है या H1 ट्रू है वो हम पी वैल्यू से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो पी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। पी वैल्यू क्या देती है? अगर पी वैल्यू की वैल्यू लेट्स से एक 5% से बाई चांस कम है, ठीक है। 5% से कम है मतलब H0 इज रिजेक्टेड, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन लेट्स से कंट्री एंड द प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन। अगर पी वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू 5% यानी 0.05 से कम होती है, इनफैक्ट अगर 0.05 से ज्यादा है तो हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रिजेक्ट नहीं कर सकते मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि 100% देयर वुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्री एंड प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन, बट ये कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। मतलब सो दैट काइंड ऑफ एनालिसिस, यू नो, द डेटा एनालिस्ट प्रूफ, क्योंकि डेटा एनालिस्ट कभी भी प्रिसाइजली नहीं बोल सकता कि ये चीज हो रही है, ठीक है। You always have to have a benefit of doubt and evidences and statistical evidences होने चाहिए about what is true and what might not be true. So, what hypothesis testing does, this will evaluate whether an observed difference is unlikely under a stated null hypothesis. ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इवेल्युएट्स वेदर एन ऑब्जर्व्ड डिफरेंस इज अनलाइकली अंडर अ स्टेटेड नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब है देयर इज नथिंग, नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू कॉलम्स और टू फीचर्स अंडर कंसिडरेशन। जैसे हम कंट्री और प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन को भी लेंगे, अभी हम प्लॉट करेंगे, कंटिजेंसी टेबल बनाएंगे। कंटिजेंसी टेबल हम क्रॉस टेबल यूज करके बना सकते हैं, हमने पहले भी बनाई है और हम अभी दोबारा उसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद में हम एक पी वैल्यू मेजर करेंगे। द पी मेजर मेजर्स कंपैटिबिलिटी विद द नल मॉडल। तो पी वैल्यू की अगर वैल्यू 0.05 से कम आती है तो दैट मीन्स हमारी H0 हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है। मतलब
नहीं, रिजेक्ट कर सकते हो आप। 0.05 से अगर कम आती है तो यू कैन कंप्लीटली रिजेक्ट दैट। अगर 0.05 से ज्यादा पी वैल्यू आती है इसका मतलब वी कैन नॉट रिजेक्ट। देयर कुड बी यू कैन स्टेट दैट ओके नथिंग इज स्पेशल, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू कॉलम्स अंडर कंसिडरेशन। सो it helps distinguish a likely market pattern from random sample variation। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा पैटर्न हमें मिल रहा हो and that pattern may not be a random sample, association or variation. There would be some meaning behind it। तो वो मीनिंगफुल पैटर्न्स को एविडेंटली कंफर्म करने के लिए कि हाँ देयर इज समथिंग हैपनिंग एंड देयर आर स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस, उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज करते हैं। और बेसिकली वो डिस्टिंग्विश करती है कि क्या ये रैंडमली हो रहा है या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है एविडेंटली on your data set which you are considering। So the analyst tests whether preferred engine and country are associated। ठीक है, ये हमें टेस्टिंग करनी है कि क्या प्रेफर्ड इंजन और कंट्री एसोसिएटेड है। सिमिलरली आप किसी भी दो कॉलम्स के बीच में कर सकते हो, जैसे कि आपने एक कोरिलेशन मैट्रिक्स प्लॉट किया, दो कॉलम्स कंसिडर कर लिए, अब उन दोनों कॉलम्स के बेसिस पे आप पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या रैंडमली दोनों के बीच में एसोसिएशन हो गया है या सच में कोई ना कोई ऐसे स्टेटिस्टिकल एविडेंसेस हैं। तो अगर पी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप, 0.05 से ज्यादा आ जाएगी तो दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। And in case if the p-value is less than 0.05, that means you can reject the H0, you can reject the null hypothesis. That means that evidently there would be some relationship between both of those columns. Okay. And whether switchers and non-switchers have different average trust scores. So ये switchers और non-switchers is a different case in the columns, और trust scores भी हमारे पास डेटा है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट अभी हम देखते हैं कोड में क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आई बिलीव हम शाई स्क्वायर लेंगे और क्रॉस टेबल बना करके हम दोनों को चेक कर लेंगे, कंट्री और प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन का क्या एसोसिएशन है, और उसके बेसिस पे पी वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास और उनको हम कंपेयर करके देख लेंगे। उससे हमें एविडेंट हो जाएगा कि क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। ठीक है, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम यही करते हैं कि हमने दो कॉलम सेलेक्ट किए या मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट किए और उसमें से हम ये चेक करते हैं कि वेदर null hypothesis, which means there is no relationship among both of the columns, and H1 is alternative hypothesis, that means there could be a relationship among both the columns or the columns under consideration, and there could be a market pattern which can be identified from there. Okay, now a small p value does not measure business importance or prove causality। इसका मतलब है कि अगर कोई पी वैल्यू स्मॉल आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। ठीक है, अ स्मॉल पी वैल्यू डज नॉट मेजर बिजनेस इंपॉर्टेंट और प्रूफ कॉजालिटी। इसका मतलब ये नहीं है अगर पी वैल्यू 0 आ गई और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच में एक दूसरे का कारण है वो। ठीक है, एक दूसरे के बीच में उनकी रिलेशनशिप हो सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि एक्स की चेंज होने की वजह से वाई भी चेंज हो रहा है। अगर बाई चांस पी वैल्यू 0.05 से नीचे आ गई तो आपने नल हाइपोथेसिस आप हटा दोगे, इसका मतलब नथिंग इज स्पेशल is not true, you can remove that, that means there is a relationship between both of the columns, but this relationship does not mean that one is causing impact on the other। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि x के बढ़ने से y बढ़ रहा है या x के घटने से y घट रहा है। both of these columns might be dependent on some other, so they might be carrying an indirect relationship, ऐसा हो सकता है। ठीक है, now repeated testing increases false positives। okay, so इसमें क्या होता है, रिपीटेड टेस्टिंग करने में फॉल्स पॉजिटिव्स बढ़ जाते हैं। दैट कुड बी वन प्रॉब्लम व्हिच वी कैन फेस, वो आगे हम समझेंगे, देखेंगे क्या है। सो स्टेट H0 एंड H1 बिफोर टेस्टिंग, यानी कुछ भी टेस्ट करने से पहले, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने से पहले आप अपनी नल हाइपोथेसिस और अपनी H1 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप बना लो। ठीक है, फिर आप अजम्पशंस चेक कर लो, फिर आप इफेक्ट साइज आइडेंटिफाई कर लो, कॉन्फिडेंस इंटरवल आइडेंटिफाई कर लो। कॉन्फिडेंस इंटरवल अभी पिछले सेशन में ही हमने आइडेंटिफाई किया था, और इंटरप्रेट कर लो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉलम्स ऑन ईच अदर। ओके, सो दिस इज व्हाट वी वुड बी डूइंग इन टुडेज सेशन। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें क्या करना है, आज हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे
which is we'll use these modules scipy.stats. Statistical library है scipy. ठीक है, scipy contains scientific Python library, and it contains all of the statistical models and equations which we can use. So similarly, we are using Shy2. You can also call it as Chi or Chai, both you can say. You can call it as Chi, CHI, or you can also call it as Chai. Chai also we can call it. But Chai2 underscore contingency, I'm going to call it. Okay. Now, so what this will do, this will help us calculate the chi-square and the p-value. Okay. So we are going to calculate the chi-score and the p-value. So what is this chi-score and what is this p-value? Okay. Now, I told you that if the value is lower than 0.05, so this 0.05 was a random selection which I took. The relationship is less than 5%. That is what I thought. But depending on our data, this chi value can be different. So we have to calculate that. So the 0.05 which I was considering, you can replace that with the actual chi value. And if your p value is less than chi value, then your H0 is rejected. Your null hypothesis is rejected, and that means there could be a relationship among both the columns. And in case if p value is greater than your chi value, then H0 is true, which means null hypothesis is true, which means nothing is special among both of the columns and they share no pattern. If any pattern is being identified, it would just be a random coincidence. Okay, like that. So that is how we are going to analyze it. So let's get started with the code. I'm going to get started with writing the code here. So first of all, we're going to get started with importing the Chi2 contingency. So let's go here from scipy.stats. I'm going to import from scipy.stats. I'm going to import Chi2 underscore contingency. Okay, this is the library which we are going to import. Then what are we going to do? After importing this library, we are going to build a contingency table of country by preferred engine. So we are going to use pandas crosstab function. In crosstab function, first column would be the rows would be represented by country and the columns would be represented by preferred next engines. Okay, these two columns we will select from our data set. So what am I going to do? I'm going to use pandas.cross table. This cross table is also known as the contingency table. Okay, we are creating the contingency table. Okay, so what am I going to do? Let's say keep it on the next line. Okay, cross tab. So we are going to take the data of country. So first would be the country and the second would be your preferred next engine. ठीक है, अब हमने एक क्रॉस टेबल बना लिया. सो अब आप देखोगे एक क्रॉस टेबल बन गई आपके पास. प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन आ गया एक तरफ कंट्री आ गया और कॉलम्स में आपके पास आ गया प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन. लेट मी जस्ट. सो अब इसमें हमारे पास 4 तरीके के इंजन हैं, 5 तरीके के इनफैक्ट 1 2 3 4 5 है. बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंटरनल कंबशन इंजन, अदर इंजन एंड पब्लिक plug-in hybrid electric vehicle. Okay, and these are the country. So you can call this table as a contingency table also. ठीक है, तो आप contingency table आ गया, आपके पास different country में different types of engine की information आ रही है हमारे पास. ठीक है, अब हमें क्या करना है? We are going to save that into, let's say, a contingency table. I'm going to call it as contingency. ठीक है, we'll save that into contingency table. Contingency. Okay, so we got the contingency table. Now we have to see how is this country shares a relationship with the next engine. So with hypothesis testing, we want to check, is there a relationship among
among country and next engine. Okay, so we call this as H1. This is alternative hypothesis. Okay, or nothing special. It is all random. Random maybe. It is all random. Okay, this is H0. You can call this as null hypothesis. And you can call the above one as alternative hypothesis. This is alternative hypothesis. Okay. So ये हमें कैलकुलेट करना होता है. Okay. सब कैसे कैलकुलेट होगा? अब इसके लिए हमें चाहिए chi स्क्वायर की वैल्यू एंड p वैल्यू. ठीक है. So this is what we are going to implement. So ये हमने ले लिया. अब हम क्या करेंगे? We are going to tell the null hypothesis that Indian preference is independent of country. ठीक है. Test the null hypothesis that Indian preference is independent of country. यानी जो आपका next preferred engine है वो country के साथ associated नहीं है, independent है. So this becomes H0. ठीक है. इसको मैं बोलूंगा H0. ये मेरी H0 hypothesis है. H0 hypothesis का मतलब है null hypothesis, और null hypothesis का मतलब है there is null relationship, nothing is special, there is no relationship among country and the next engines. Okay, so कैसे कैलकुलेट करेंगे हम chi2 यूज करेंगे, chi2 contingency on this contingency table. ठीक है, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. So what am I going to do now? In fact, I'm going to run it here. ठीक है, कंटिजेंसी रहने देता हूं, उसके नीचे लिखूंगा. ठीक है. So now what I did, chi2 underscore contingency, this is the formula which we will be running on our contingency table. ठीक है. So it is going to respond me with some values. ठीक है. I'm going to get multiple values here. ठीक है. अब इसमें से ये जो भी मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आई हैं, ठीक है, आई एम गेटिंग मल्टीपल डिफरेंट रेस्पॉन्सेज, और इन मल्टीपल डिफरेंट रेस्पॉन्सेज को हाउ एम आई गोइंग टू सेव, दैट यू आर गोइंग टू गेट टू नो हियर कि रेस्पॉन्स में क्या क्या आता है. ठीक है. जब आप रेस्पॉन्स लोगे इसका, ये क्या क्या रिटर्न करेगा? सबसे पहले दिस विल रेस्पॉन्स अ कंटिजेंसी रिजल्ट विच विल कंटेन एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग एट्रीब्यूट्स. ठीक है. सो सबसे पहले तो स्टेटिस्टिक्स आएगी, द टेस्ट स्टेटिस्टिक. सेकेंड वैल्यू होगी आपकी पी वैल्यू, द पी वैल्यू ऑफ द टेस्ट. थर्ड हो आपका DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम. चौथा आएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. ये चार वैल्यूज हमें रिटर्न करेगा. सो चार वैल्यूज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो मेरे पास chi स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू पी वैल्यू आ जाएगी, थर्ड वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, और फोर्थ वैल्यू एक्सपेक्टेड आउटकम आ जाएगा. एक्सपेक्टेड आउटकम हम आगे देखेंगे, लेकिन ये तीन वैल्यूज हमारे पास इंपॉर्टेंट है. ठीक है. chi स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पी वैल्यू. ठीक है. और इस पी वैल्यू के बेसिस पे हम कंपैरिजन कर लेंगे कि वेदर देयर इज अ एसोसिएशन अमंग बोथ ऑफ दीज कॉलम्स और नॉट. ठीक है. तो कैसे करेंगे? लेट्स हैव अ लुक. So I'm going to save it as chi2. This will be the first value. P value would be the second value. ठीक है. Tuple respond कर रहा है. Third value is your degree of freedom. And fourth value is your, let's say, expected value, which is okay, which we will understand what it is exactly and how it would be utilized. For now, we will be only utilizing chi square and p value. So this is what we are going to capture. So I'm going to print now. So I'm going to say chi value. Okay. And the chi value will be chi2. Then I'm going to print p value. This will be my p value.
P value is the decision maker. So I'm going to print the P value, and we can print the degree of freedom also. Let's say degree freedom. These are the three values which we have got. So 1, 2, 3 and 4. क्या कह रहा है? Invalid syntax. Maybe you meant instead of equal to. Chi2 dot contingency extracted to these tuples separated via commas. क्या कह रहा है? Invalid. Maybe you meant double equal to, or instead of this t at couple. अच्छा, variable degree of freedom. Okay, let's call it as degree of freedom. नहीं, ये तो माइनस आ जाएगी ना, ये कैसे है? एक मिनट. लेट्स से हमने कंटिंजेंसी कैलकुलेट की. ओके, एक काम करता हूँ. 1, 2, 3, 4. हाँ तो सही है. इनवैलिड सिंटेक्स एक्सपेक्टेड. अच्छा, हो सकता है एक्सपेक्टेड आ ही ना रहा हो. इनवैलिड हो गई क्या? वो तो फिर वैसे दिखाता. ओके, कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ. ठीक है, आई एम गोइंग टू extract them in the next cell. एक बार पहले इसको दोबारा प्रिंट करके देखिए. ये व्हाट इट इज रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है मेरे पास? Chi2. ठीक है, आई एम गेटिंग एन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. देखो, सबसे पहले आ रही है स्टेटिस्टिक वैल्यू. वो आ रही है मेरे पास 281, 281.0. सो ये है मेरा चाई स्क्वायर का वैल्यू. दूसरी वैल्यू आ रही है मेरे पास Chi2 कंटिंजेंसी रिजल्ट में, विच इज 1.355. ये आ गई मेरी पी वैल्यू. ठीक है, फिर आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 28, और उसके बाद आई है मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विच इज वैल्यू ऑफ 4. ठीक है, इसके बाद में क्या है? आ तो चार ही रहे हैं. ठीक है, स्टेटिस्टिक, पी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हाँ तो चार ही रहे. नो प्रॉब्लम. मैं इसका ऐसा करता हूँ, रेस्पॉन्स में सेव कर लेता हूँ. ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉल द रेस्पॉन्स, एंड मैं रेस्पॉन्स में से उठा लूंगा. ठीक है, सो चाई वैल्यू इज रेस्पॉन्स ऑफ 0. ठीक है, देन पी वैल्यू वुड बी रेस्पॉन्स ऑफ 1, and the third value will be response of 2. Okay, so now I have got the value of chi square. Chi square का वैल्यू आ रहा है 281. ठीक है, p वैल्यू आ रहा है मेरा 1.1355, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है मेरी 128. ओके, ठीक है, इसको हम इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स से चाई कंटिंजेंसी रिजल्ट को, let me just quickly evaluate my Chi contingency results. I'll just put it on AI mode and identify it here. So yeah, ये मेरे पास value Chi contingency. ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है. ये आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 28, पी वैल्यू आ रही है 1.36. ठीक है, तो अब क्या होता है, पी वैल्यू को इनफैक्ट चाई स्क्वायर के साथ अभी
वैलिडेट नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट चाई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है 281, विच मीन्स लार्ज वैल्यू indicates a major difference between observed and expected counts. ठीक है, there's a major difference between them. And degree of freedom 28, this is confirming that your contingency table size is 8 rows by 5 columns. ठीक है, कंटिंजेंसी टेबल साइज आ गया हमारा, वो सही है जो हमने कंसिडरेशन किया. पी वैल्यू आ रही है हमारे पास, पी वैल्यू को 0.05 से ही ले रहा है, इनफैक्ट चाई स्क्वायर से नहीं कंपेयर कर रहा. यू कैन कंसिडर इट एज 5% ओनली. तो अब क्या हो रहा है कि 1.36 इज द वैल्यू विच इज कमिंग एक्सपोनेंशियल टू द पावर 43. सो क्या हो रहा है, हाईली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, यानी जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जा रही है. ठीक है, क्योंकि जो अभी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.36 एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ -43. ठीक है, ओवरऑल सैंपल साइज आ रहा है हमारे पास 3500 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और हमारे पास एक इफेक्ट साइज आ रहा है 0.142, which is weak to moderate strength of association. So there is association, but the association is weak to moderate. तो हम ये देख रहे हैं कि p वैल्यू जो मेरे पास आई है वो 1.36 एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ -43 आई है, which is very very smaller than 0.05, which is 5% in representation. So this p value is infinitely small. That means we have to reject the H0 hypothesis. और H0 हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि वी रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस दैट नथिंग इज स्पेशल, इट इज ऑल रैंडम. ठीक है, इस हाइपोथेसिस को अब हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारी जो पी वैल्यू आ रही है वो पी वैल्यू बहुत छोटी आ रही है 0.05 से. अगर ये पी वैल्यू 0.05 से बड़ी होती तो हमारी ऊपर वाली हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती. बट क्योंकि हमारी पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आई है, दैट मींस हमारी जो नथिंग स्पेशल वाली हाइपोथेसिस थी, व्हिच वाज हाइपोथेसिस 0, दैट गेट्स रिजेक्टेड, व्हिच मींस ऑटोमेटिकली स्टैटिस्टिकली पहली वाली एविडेंट हो जाती है, यानी H1 एविडेंट हो जाती है. और H1 एविडेंट होने की वजह से क्या बोलता है कि देयर सीम्स टू बी अ वीक and moderately close relationship among country and the next region. ठीक है, तो ऐसी कोई बहुत strong नहीं है relationship, but there is a relationship which falls under weak to moderately association. ठीक है, and obviously वो एक दूसरे का cause नहीं, ऐसा नहीं है कि आप चाइना में होगे तो ऐसे ही खरीदोगे. ठीक है, it is not a cause कि चाइना में होने की वजह से ऐसा है, या इंजन की वजह से चाइना है, मतलब बोथ वेज दे आर नॉट इम्पैक्टिंग टू ईच अदर, बट ऑब्वियसली दे कुड शेयर अ रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ this particular session, where we understood what is the chi-square value, what is the p value, and what is the degree of freedom. तो p value तो हमने समझ ली और कंपेयर कर लिया इसको 1.35 एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ -43. So this is comparatively very very small than 0.05. ठीक है, so because this value is very very small than 0.05, we reject H0 and the alternative hypothesis stays. Hypothesis stays. Okay, so as a data analyst now you can say that we have enough evidence to say that there might be a market pattern between country